नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू करेगी। सरकार ने दिसंबर अंत तक ही देश की 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्होंने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्होंने सीओएसई का पद सौंप दिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष के खिलाफ आक्रामक नजर आए विपक्ष के नेता। केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि ग्रुप कैप्टन की पार्थिव देह गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सेना के विमान से भोपाल आएगी। एयरपोर्ट रोड सन सिटी कॉलोनी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके गृह जिले देवरिया से भी परिवार के लोग भोपाल आ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन की ससुराल इंदौर में है। उनकी पत्नी गीतांजलि के चचेरे भाई संजय सिंह ने बताया कि वरुण साल में 1 या 2 बार इंदौर आते थे। इसी महीने शौर्य चक्र मिलने की खुशी में पार्टी देने इंदौर आने वाले थे। शहीद वरुण के पिता और सेना के रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह भोपाल की एयरपोर्ट रोड पर बनी सन सिटी कॉलोनी में रहते हैं। वरुण भी अक्सर भोपाल आते जाते थे। हालांकि वरुण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य अभी यहां नहीं है और घर में ताला लगा हुआ है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पड़ोसी और सन सिटी उत्सव समिति कॉलोनी भोपाल के अध्यक्ष दलजीत सिंह गुरुदत्ता ने बताया कि वरुण अभी दिवाली पर घर आए थे। वह बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। कॉलोनी के बच्चों से बहुत दुलार करते थे। जब कभी आते थे तो सभी बच्चों से मिलते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे। साथ ही बच्चों के साथ उनके लक्ष्य के बारे में भी चर्चा करते थे। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू करेगी। सरकार ने दिसंबर अंत तक ही देश की 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार के रिव्यू में बच्चों को वैक्सीन लगाने और बड़ों को बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर अंत तक ओमिक्रॉन को लेकर हालात साफ हो जाएंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता ये है कि वयस्कों में दूसरी डोज की कवरेज को बढ़ाया जाए। इसमें वे सभी लोग भी शामिल होंगे जो रिस्क पर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार तक देश भर में 135 करोड़ डोज लगाई जा चुकी थी। 87.5% लोगों को पहला डोज मिल गया है, जबकि 56% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32 हो गए। राज्य के अतिरिक्त प्रमुख स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बुधवार को बताया कि जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा हो सकता है। इसी को देखते हुए मुंबई में न्यू ईयर ईव तक और जो है धारा 144 लगाई गई है। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना महामारी विस्फोटक स्थिति में बढ़ता दिख रहा है। बुधवार को ब्रिटेन में कोरोना के 78,610 नए केस दर्ज हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच ये अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। इससे पहले महामारी की दूसरी लहर के दौरान जनवरी में एक दिन में भी करीब 68,000 केस दर्ज किए गए थे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें सीओएसई का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की यह पोस्ट देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि नए सीडीएस को लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जनरल नरवणे को तीनों सेनाओं के प्रमुख में सबसे सीनियर होने के कारण
COSE चेयरमैन बनाया गया है और इससे उनका अगला CDS बनने का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 30 सितंबर को, जबकि नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने अपना पद 30 नवंबर को संभाला था। इसके उलट जनरल नरवणे को सेना प्रमुख बने करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। 61 वर्षीय जनरल नरवणे ने जनरल विपिन रावत के रिटायरमेंट और देश के पहले CDS के तौर पर प्रमोशन के बाद 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी यानी कि सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। लखीमपुर हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ आक्रामक नजर आए। सदन में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई और नारेबाजी करते हुए तख्तियां लहराई गई, लेकिन सरकार ने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। उधर लखीमपुर मंत्री अजय मिश्रा ने बेटे पर बढ़ाई गई धाराओं को लेकर पूछे गए सवाल पर वो भड़क गए। उन्होंने पत्रकार पर तेज दिखाया। स्थिति सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया है। अजय मिश्रा लखीमपुर से दिल्ली रवाना हो गए थे। कल शाम को वह दिल्ली पहुंच गए और आज वे पार्टी हाईकमान के सामने पेश हो सकते हैं। बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि SIT की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। हम मांग करते हैं कि सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करे। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने अजय मिश्र से तुरंत पद छोड़ने की मांग की ताकि लखीमपुर खीरी हिंसा में निष्पक्ष जांच की जा सके और किसानों को न्याय दिलाया जा सके। केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। अब किसी बालिग यानी 18 साल के युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें केवल 1 मौका मिलता था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इन सुधारों को पेश करेगी। इसके अलावा किसी की वोटर ID से आधार को भी लिंक किया जा सकेगा। हालांकि यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस संबंध में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। सरकार ने चुनाव आयोगों की अनुशंसा को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें आयोग ने सर्विस ऑफिसर के लिए वोट देने के नियम को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात कही थी। इसके मुताबिक अब महिला सर्विस अफसर के पति को भी वोटिंग का अधिकार होगा। अभी तक पुलिस सर्विस अफसर की पत्नी को यह अधिकार दिया गया था, जबकि महिला अफसर के पति को इसकी परमिशन नहीं थी। इसके अलावा चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए किसी भी परिसर के अधिग्रहण का अधिकार रहेगा। पहले चुनाव के दौरान स्कूलों और महत्वपूर्ण संस्थानों के अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया जा चुका है। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आपा खो दिया था। अजय मिश्रा ने बुधवार को लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। इसी दौरान जब एक टीवी पत्रकार ने सवाल किया तो अजय मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। बताया जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुला लिया है। दरअसल रिपोर्टर मंत्री जी से SIT जांच के बारे में सवाल कर रहा था। इसी पर अजय मिश्रा भड़क उठे। रिपोर्टर से बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे? जिस काम से आए हो उसके बारे में बात करो, पहले अपना फोन बंद कर। मंत्री जी यही नहीं रुके, रिपोर्टर को उन्होंने धमकाया भी और धक्का भी दिया। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा तो मारने के लिए दौड़ पड़े। संसद में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जोरदार हंगामा हुआ।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा कि इस पर कम से कम सदन में चर्चा तो होनी ही चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंत्री से सवाल किया कि पत्रकार रमन शुक्ला की मौत पर उनके माता पिता के सवालों का जवाब दो। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में बुधवार को एक बस जलेरू वागू नहर में जा गिरी। स्टेटस रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में हादसे के समय 47 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 22 यात्रियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जंगार रेड्डी मंडल के जिलेरू वागू में हुआ, जो कि सड़क जब बस जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। दूसरी साइड से आ रही लॉरी से बचने की कोशिश में बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके बाद राहत व बचाव काम जो है वो जारी है। बस के नहर में गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें पेश आ रही थी। राजस्व मंडल अधिकारी YV प्रसन्ना लक्ष्मी ने हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने रेवेन्यू स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 9 शव बाहर निकाले हैं, जिसमें ड्राइवर की डेड बॉडी भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री पन्नी वेंकटमैया ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी गुरुवार को नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे। यहां वे स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। पीएमओ के मुताबिक इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिक के गाँव भी शामिल है। ये मशाल देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक ले जाएंगी। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों को एक ज्वाला के तौर पर जो है विलय किया जाएगा। ये वार मेमोरियल पर पीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सियासी हितों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की घर वापसी करवाने के लिए सभी मांगे मान ली हैं। इसके बावजूद पंजाब के सियासी समीकरण इशारा कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। किसान आंदोलन में पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक किसानों ने 1 साल से ज्यादा दिल्ली सीमा पर बेहद बुरे दिन देखे हैं। तन और मन पर सरकारी उत्पीड़न झेला है। ऐसे में उनका अगर किसान वोट बैंक के दिलो दिमाग से निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। कृषि कानून वापस लेने और किसानों की सारी मांगे मान लेने के पीछे बीजेपी की मंशा साफ दिखती है। पंजाब में अगले महीने नए साल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और भाजपा कृषि कानून को रद्द करने और किसानों के सभी मांगे मानकर उनका लाभ चुनाव में लेना चाहती है। पंजाब सियासत में भाजपा अपने दम पर एंट्री कर अपना जनाधार बनाने की फिराक में है। हालांकि किसान इतनी जल्दी उस मानसिक और शारीरिक जो यातना से बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब में भाजपा एंट्री कर और वैतरणी पार लगाने की लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का सहारा ले रही है। कैप्टन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्यमंत्री रहते हैं किसानों का पूरा समर्थन ही नहीं किया, बल्कि पंजाब से दिल्ली की सीमाओं तक किसानों को पहुंचाने में भी मदद की थी। पंजाब में केंद्र सरकार के अधीन आते टोल प्लाजा हो या रेलवे ट्रैक हो, जहां भी किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में पक्का धरना लगाया हो, उन्हें वहां से उठाने में कैप्टन ने अपने शासनकाल में केंद्र की कोई मदद नहीं की। राजस्थान की गहलोत सरकार 3 साल पूरे होने पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 3700 विकास कार्य करवाने जा रही है और 18 से 19 दिसंबर को प्रोग्राम होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार शाम को हुई बैठक में सरकार ने फैसला लिया वर्षगांठ के प्रोग्राम में सादगी से किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मौके पर कई विभागों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इन कार्यक्रमों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, पंचायती राज और नगरीय निकायों और जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ
आम जनता भी जुड़ सकेगी। कार्यक्रमों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। गहलोत 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिन चलने वाली एग्जीबिशन आधार विश्वास हमारा प्रयास का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य समारोह में बिजली, जल संसाधन, पीएचटी और पीडब्ल्यूडी, यूडीएच, वन कृषि सहकारिता, डेयरी और इंडस्ट्री संबंधी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3,800 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई। पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार के साथ टकराव लगातार जारी है। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर टकराव के हालात नजर आते हैं। राज्य सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाती है। यह राज्य द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई चिट्ठियों को पढ़कर भी समझा जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और ने पिछले एक साल में केंद्र सरकार को लगभग 30 से ज्यादा चिट्ठी अलग अलग मांगों को लेकर भेजी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सिंहदेव ने वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए केंद्र को पत्र लिखे हैं। इनमें से अधिकांश चिट्ठियों का तो औचित्य ही समाप्त हो गया है, जबकि बारदाना खाद्य धान से इथेनॉल, मनरेगा श्रमिकों के भुगतान की मैपिंग, जीएसटी, क्षतिपूर्ति, पीएम आवास का पैसा जैसा कई मामले हैं जिनमें राज्य सरकार की ओर से चिट्ठी तो भेजी गई है पर केंद्र की ओर से कोई भी एक्शन नहीं अभी तक लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी को जनवरी में 2 चिट्ठियां लिखी, जिसमें गोयल ने चावल का कोटा बढ़ाने तथा पुरी से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का आग्रह किया था। लेकिन दोनों चिट्ठियों का न कोई जवाब आया, न ही केंद्र ने इस पर कोई कार्रवाई की। इसी तरह फरवरी में सीएम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री पर लिखकर बिलासपुर में थल सेना की लंबित छावनी स्थापना के लिए पत्र लिखा था। इसी तरह अप्रैल में पीएम मोदी को पत्र लिखकर माना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने तथा पुराने एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में विकसित करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। गाजीपुर बॉर्डर से बुधवार हवन के बाद रवाना हुआ चौधरी राकेश टिकैत का फतेह मार्च देर रात 1:30 बजे सिसौली पहुंचा। सिसौली में फतेह मार्च का हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया गया। राकेश टिकैत व आंदोलनकारी किसानों पर पुष्प वर्षा भी की गई। करीब 2:30 बजे घर पहुंचने पर बड़ी बहन ने राकेश टिकैत का तिलक लगाकर स्वागत किया। इससे पहले राकेश टिकैत ने न्याय भूमि समाधि स्थल पहुंचकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आंदोलन की सफलता पर 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर से फतेह मार्च लेकर चले भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का काफिला देर रात किसानों की राजधानी सिसौली पहुंचा। चौधरी राकेश टिकैत ने सबसे पहले न्याय भूमि पहुंचकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान भवन पर उन्होंने गांव के किसानों से मुलाकात की और कहा कि अभी संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सभी से एक बार फिर से तैयार रहने का आह्वान किया है। 383 दिन बाद आंदोलन की बागडोर संभालने वाले चौधरी राकेश टिकैत ने सर्वखाप पंचायत में दिए गए अपने भाषण को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने आंदोलन की सफलता के लिए सर्वखाप की महत्ता का जिक्र किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के लाख विरोध के बावजूद 1 साल से अधिक
समय तक आंदोलन का चलना सिर्फ खाप की ताकत से ही संभव हो पाया। उन्होंने एक बार फिर किसानों को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। किसान भवन से राकेश टिकैत सीधे अपने आवास पहुंचे। वहां उनकी बड़ी बहन ने तिलक कर उनका स्वागत किया। परिवार के बच्चों को राकेश टिकैत ने गोद में लेकर उनको प्यार भी किया। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता, अहंकार में एकता टूटती है। हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। यहाँ चल रहे दिवसीय में हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को भागवत ने इसका संकल्प भी दिलाया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं के हितों की शुरुआत कर दी है। ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है। कार्यक्रम में श्री रविशंकर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जुड़ते हैं तो भय पैदा होता है, जबकि जहाँ संत और हिंदू इकट्ठा होते हैं वहाँ अभय मिलता है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और ईश्वर भक्ति एक ही है। जो देशभक्त नहीं है वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। कार्यक्रम के दूसरे दिन मोहन भागवत ने करीब 20 मिनट तक हिंदू एकता महाकुंभ में आए लोगों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय, मठ मंदिरों की सुरक्षा, धर्मांतरण पर रोक, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रवाद, समाज जो है समान नागरिक संहिता, लव जिहाद, गौरक्षा, सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली में जिस अडानी को राहुल गांधी कोस रहे थे उसी को गहलोत सरकार ने 1600 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है। 4 दिन पहले ही रैली में राहुल गांधी ने सरकार के बहाने अडानी ग्रुप को घेरा था। बुधवार को ही गहलोत कैबिनेट की बैठक में जमीन आवंटन को हरी झंडी देने के बाद सियासी हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। अडानी ग्रुप और राजस्थान सरकार ने सोलर पार्क के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना रखी है। उसी कंपनी को जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। कैपिटल ने 1500 जो मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी और राजस्थान सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को जैसलमेर के भीमसर, माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324 हेक्टेयर, वाटियाडू और नयाड गांव में 2076 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को जैसलमेर के केरालिया गांव से 64 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी 23 दिन बाद फिर से लुधियाना पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से आज शहर में कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया जाना है और वह जगराव पुल के पास स्थित दुर्गा माता मंदिर में नतमस्तक भी होंगे। इसके अलावा दोपहर बाद वो विधायक संजय तलवाड़ के विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ में EWS कॉलोनी के पास खाली प्लाट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री चन्नी लुधियाना में इन्वेस्ट पंजाब में हिस्सा जो लेने के बाद में 23 नवंबर को आत्मनगर में रैली को संबोधित कर चुके हैं। आज वह पखोवाल रोड पर फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद दुर्गा माता मंदिर में माथा टेकेंगे। फिर सलेम टाबरी में बाबा अम्बेडकर भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित भी किया जाना है। लुधियाना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, और इसमें ज्यादातर शहरी वोटर है और उसमें भी ज्यादा संख्या हिंदू वोटरों की है। इसलिए मुख्यमंत्री दुर्गा माता मंदिर में नतमस्तक होने आ रहे हैं। इसके बाद ही उनकी तरफ से संजय तलवाड़ के एरिया में भी होने वाली जनसभा को संबोधित किया जाना है और इसमें भी ज्यादा संख्या में हिंदू चेहरों को बुलाया गया है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेता सुनील शर्मा चौड़ा बाजार के संगलावाला शिवाला में नतमस्तक हो चुके हैं। सुखबीर बादल सबसे पहले लुधियाना में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ने भी हिंदू कार्ड खेला था, मगर मुख्यमंत्री लुधियाना में पहली बार मंदिर में माथा अपना टेकने के लिए वहां जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।